किसी भी देश की उन्नति में, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसानों का होता है। अगर किसान नहीं हैं तो हम और आप अन्न के बिना, दाना पानी के बिना मारे मारे फिरेंगे। लेकिन किसानों की इस वर्तमान भारत में, इस आज़ाद मुल्क में, जो मुल्क अपने आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहा है, उत्सव के रूप में, अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है, उस भारतवर्ष में किसानों की स्थिति क्या है? ऐसे कई सवाल हैं। क्या किसानों को उनका वाजिब हक मिल रहा है? क्या किसानों के मुद्दे पर सरकार और सरकारी अमले संजीदगी से पेश आ रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो पब्लिक डोमेन में घूमते रहते हैं। उन सारे सवालों को लेकर आज हमारी बातचीत होगी। किसान यूनियन जो है, भारत किसान यूनियन टिकैत, उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष और लखनऊ मंडल के प्रभारी राम किशोर पटेल जी से। मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। राम किशोर पटेल जी, भारतीय किसान यूनियन वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मंडल प्रभारी। आज हमारा करीब 9 महीने पूरे हो गए जी, इस आंदोलन के। जी, हमारे लिए जो मूलभूत काम होना चाहिए उससे हट करके जी, जो हमारे पूर्व के नेता कहते रहे हैं कि किसानों की अगर आमदनी बढ़ानी है, जैसे जेटली साहब ने कहा था, किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो इनकी संख्या को घटाना पड़ेगा। जी, पर किसान अगर आमदनी बढ़ानी है तो इनकी संख्या घटाना पड़ेगा। तो इस पे करीब इधर 7 सालों से जो केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार, आरएसएस जो काम किया, उसका नतीजा ये हुआ कि जब इन्होंने अपना राष्ट्रपति, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो बहुत प्रबुद्ध वर्ग से आते थे, लेकिन इन्होंने जब अपना राष्ट्रपति बना लिया तो पिछले कोरोना काल में 3 अध्यादेश 5 जून 2020 को राष्ट्रपति जी द्वारा पारित कर दिए गए। आपको बता दें कि अध्यादेश तो चलिए पारित हुए, लेकिन 545 पहलवान लोकसभा के और 250 राज्यसभा के, इन लोगों ने उसमें क्या किसी नुक्ते को रखने की ज़रूरत नहीं थी, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी इफ़बट के, इकरार के, बिना किसी के बोले इसको ध्वनिमत से पारित कर दिया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि संसद के दिवालियापन का क्या हाल है। ये एक बहुत मजबूत सी बात है कि अगर छोटा सा भी कोई कानून आता है तो उस पर घंटों, एक दिन पूरी चर्चा होती है और उसमें जो उचित होता है, लेकिन किसानों के लिए एक बैग दिमाग में आता है, राष्ट्रपति जी के ऑर्डिनेंस लाते हैं और उसके बाद वो संसद एक्ट के रूप में, कानून के रूप में परिवर्तित कर देती है। अब आप विचार करो कि क्या इस देश में किसी अन्य के साथ ऐसा किया जा सकता था? लेकिन एक हमारे बहुत मजबूत कहावत है, पुराने प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह साहब थे, वो कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेत खलिहान से होकर गुजरता है। वहीं हमारे देश में जो गांधी जी ने आज़ादी गांधी जी के नेतृत्व में मिली, गांधी जी भी कहते थे कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। तो आज मौजूदा जो सरकार है, जो 75वीं वर्षगांठ के सेलिब्रेशन कर रही है, उसका मानना है, आरएसएस का मानना है कि देश की खुशहाली का रास्ता कारपोरेट की जेब से निकलता है। लेकिन सर, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो मतलब उसका दावा है कि वो लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, जिसमें किसान, मजदूर, दलित
सारे वर्गों के लोग निहित हैं, वो चाहे मध्यम वर्गीय हों, निम्न वर्गीय हों, उच्च वर्गीय हों, सारे लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो है ये सरकार या ये कानून जो है ये किसानों के खिलाफ है, या उनका जो है उनके साथ एक भेदभाव कर रही है, उनको बर्बाद करने की कोशिश है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश में हम गरीबी मिटाएंगे, लोगों की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि आमदनी दुगुनी करने का फार्मूला तो बताओ क्या होना चाहिए। हमारा जो समर्थन मूल्य था, हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, हमको देश में आपके जो आंकड़े बता रहे हैं कि जैसे 23,000 करोड़ रुपए का गेहूं का प्रोक्योरमेंट पूरे देश में किया, तो उसमें केवल पंजाब को तुमने 8,500 करोड़ रुपए दे दिए, जहां की आबादी 2 करोड़ है। तो आप समझ लो कि कितने लोगों का गेहूं खरीदा गया होगा। ये जैसे आप पंजाब से चलते हैं, एमएसपी वहाँ के लोगों में ताकत है वो ले लेते हैं, और बाकी आप जैसे जैसे पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर इधर आप उड़ीसा तक चले जाइए, उतने परसेंटेज गिरता जाता है। जैसे वहाँ 80% लोग बेचते हैं, तो हरियाणा में 50% लोग बेचते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30% लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 से 10% लोग बेचते हैं, बिहार में 2 से 3% लोग बेचते हैं, उड़ीसा और इनमें तो 1% लोग बेच नहीं पाते हैं, अपनी उपज का समर्थन मूल्य नहीं पाते हैं। अब आप समर्थन मूल्य जब नहीं दे पा रहे हैं, जो आपने कहा था कि आपकी लागत में हम 50% जोड़ कर देंगे, तो लागत आपके कृषि फार्मों पर जो आती है, आपके वहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सब आपके वैतनिक लोग हैं। यहाँ तो किसान वैतनिक रह करके काम करता है, तो उसकी अगर आप सब कुछ जोड़ लें तो हमारी लागत जो है, जैसे गन्ने की लागत आपके कृषि फार्मों पर 425 रुपये है, तो आप हमको गन्ने का 400 दे दीजिए, तब तक तो ठीक है। और 5 रुपये आप बढ़ा रहे हैं एफआरपी, तो ये 5 रुपये से क्या आमदनी दोगुनी होगी? कौन सी ऐसी गणित है कि 290 से 95 आप कर दें और उसको 5 रुपये बढ़ा करके कह रहे हो आमदनी दोगुनी करेंगे? कितने साल लगेंगे 295 को दोगुना कहने में? कितने साल लगेंगे? गुणा भाग कर लीजिए। तो इससे साफ हो जाता है कि नीयत में खोट है। और नीति तो जब नीयत खोट होती है तो नीति तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। नीति केवल ये जो भाई कोई चीज़ है, आपको किसी में कोई चीज़ देनी है तो कम लोगों में दोगे तो जल्दी जल्दी दे दोगे। अगर अधिक लोगों को देना है तो आपको बहुत विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे इसकी व्यवस्था करें। आपने एक अभी शब्द जो है बोला एफआरपी, तो एमएसपी तो जो है अब इतना चला है चैनलों पर और खबरों में कि लोग समझ गए हैं। ये एफआरपी थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए क्या है? एफआरपी ये होता है कि केंद्र सरकार जो है हर बार मूल्य संवर्धन करती है। जी, जी। तो जो उसमें किया है गन्ने में वो 5 रुपये केवल किया है। तो इनकी यहीं पर नियत साफ हो जाती है कि अगर गन्ना आपके गन्ना संस्थान कह रहे हैं कि हमारे 450 रुपये लागत आ रही है, 425 से 450, तो आप 425 450 ना देते, क्योंकि यह किसान खेती व्यवसाय समझ के नहीं कर रहा है। खेती एक कल्चर, सभ्यता समझ के हमारे भारत के लोग खेती में लगे हैं, और उसका उद्देश्य सिर्फ है कि हम खेती करके देश के किसी भी चींटी से लेकर हाथी तक किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। हमारा एमएसपी भी मिलता है तो उसमें अपने लिए हम जो बचा छना हुआ उनका होता है उसको खा करके किसान बसर कर लेता है, और आपको अच्छा छना फिल्टर जो होता है वो आपके फिल्टर पैसे वाले लोगों को दे देता है, उसी पैसे से लौट के खेती करता है। इसका ये क्रम है कि हम आपके लिए खेती करते हैं, हम मुनाफे के लिए खेती नहीं करते। हमारी सभ्यता है कि हम मानव संस्कृति है हमारी कि हम मानव हो करके और अपना मानवीय धर्म निभाते हैं। खेती मानव धर्म है, और इसको जो है मोदी जी ने एक कहा हम व्यवसाय बना देंगे, और व्यवसाय ऐसा बनाएंगे कि जैसे हमारे देश में 90 में एक बिल गेट्स साहब हैं, वो हमारे यहाँ 90 के दशक में आए थे, और उनकी भी निगाह भारत की खेती पर थी।
लेकिन यही भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में बड़े रूप में और सभी किसान यूनियनों ने अपने अपने प्रांतों में ग्लोबलाइजेशन हो रहा था जी जी, तो उस समय पूरा विरोध किया और यहाँ से वो चले गए। अमेरिका में आज 40% ज़मीन के मालिक केवल बिल गेट्स साहब, और कुछ तो ऐसे देश हैं जहाँ पूरे के पूरे देश के किसानों को ज़मीन ले ली गई और उनको खेती से बेदखल कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि ये कानून आएंगे। कानून में बहुत साफ लिखा है कि हम सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, पहला कानून है किसान के सशक्तिकरण और सुरक्षा। अब जब हम सशक्त हो जाएंगे तो हमारी सुरक्षा क्या ज़रूरत, हमको सशक्त तो करो पहले। हम सशक्त नहीं हैं तब दिल्ली के बॉर्डर पर तुमको घेरे हुए हैं, और जिस दिन सशक्त करोगे तो ये जो बिचौलिए हैं हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हमें सशक्त करने के बाद सुरक्षा देने की कोई मतलब नहीं बनती है। दूसरा काम ये कि जैसे कहा हम कृषि में सेवाएं देंगे, तो जो सेवाएं देंगे, अभी हम एक बिचौलिए के पास जाते हैं किसान का, चाहे वो मिलर्स के पास चला जाए, चाहे कंपोजिट लाइसेंस अड़तिया व्यापारी के पास चला जाए, एक जगह अपनी उपज ले गया और उसमें कुछ बहुत समझौता करके बेच देता है, और यह आपके क्रय केंद्र पर चला गया। उसमें जो है जो सेवाएं देने जा रहे हैं उसमें इतने क्राइटेरिया तय कर दिया है कि हमको पहले हम करने की, फिर हमारी उपज तैयार हुई, पानी भीग गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारी उपज तैयार हुई, उसको बाज़ार में हम जब ले जाएंगे तो हमको वो रिंग देंगे, छल्ला। जैसे आलू हमने बोई तो हमको वो छल्ला देंगे कि ये छल्ला तुमको दिया जा रहा है कि इतना बड़ा साइज होना चाहिए, और ये छल्ला दिया जा रहा है कि इससे छोटा ना होना चाहिए। तो अब आप बता दो खेत में कौन सा ऐसी हमने मशीन बना रखी है कि हम उनके मानक के अनुसार से इस छल्ले के हिसाब से हम आलू पैदा करेंगे, इस छल्ले के हिसाब से हम शकरकंदी पैदा करेंगे, है कोई मानक? नहीं है। तो इस तरीके के इतने व्यूह इसमें रचे हैं कि किसान। अच्छा, दूसरी चीज़, पहला कानून हमारे लिए तो समझ लो बिल्कुल धोखा है। दूसरा कानून जो कहते हैं कि एपीएमसी, अभी आपने देखा होगा नियत इसी जगह साफ हो जाती है कि एपीएमसी को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, जबकि देश की 40% मंडियां बंद हो चुकी। मध्य प्रदेश में जहां इनकी स्वयं की सरकार है और बिहार जहां इनकी साझा सरकार है, वहां मंडियां तो 15 साल पहले ख़त्म कर दी गई थी। हम लोग बचपन से ही मंडी नहीं देख रहे हैं, मैं बिहार से ही आता हूं। बिहार से, तो आप खुद जान रहे हैं कि जहां मंडियां ख़त्म कर रहे हो और फिर उन्हीं मंडियों को सशक्त कर रहे हो, तो यहीं पर इनकी नीयत का काला आ जाता है। नीयत का काला ये कि जब किसान मंडी जाएगा तो वहाँ पर टैक्स पड़ेगा, बाहर बिचौलिए जिनके हाथ हमारा समझौता हुआ है तो वहाँ से हम रिजेक्ट ही ले जाएंगे, तो हमको वहाँ कोई पूछेगा नहीं। जब मंडियाँ चलेंगी नहीं तो जब उसमें कर्मचारी बैठे तो यही किसान कहेगा कि इनके लिए हम टैक्स वेतन देते हैं, क्यों मंडियाँ रखें। इन मंडियों को इन्हीं कारपोरेट के लिए आधुनिक बनाई जा रही हैं। जो ई मंडियाँ बनाई जा रही हैं ये कारपोरेट के हाथ नीलाम की जाएंगी, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको बता दें कि बाराबंकी में 2 सहकारी चीनी मिलें थीं, लेकिन उन चीनी मिलों को पहले आधा एरिया बांटा। इस पर सर चलेंगे हम, उससे पहले एक और सवाल ले लेते हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आपकी जो संस्था है या जो आपके संगठन के साथ और भी जुड़े हुए संगठन हैं जो इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं, जो संयोजन में लगे हुए हैं, उन लोगों पे सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये नहीं चाहते हैं कि जो किसान है, जो देश का किसान है, वो अपग्रेड हो, वो डिजिटल हो, वो मॉडर्न हो और वो जो है आधुनिक तौर तरीक़ों को अपनाए। तो इस आरोप को आप किस रूप में आप लोग देखते हैं, आप लोग किस रूप में इसको जो है खारिज करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ साधन सहकारी समितियाँ पहले बनी थी जी, और उन समितियों पर गवर्नमेंट की ये मंशा थी कि समितियाँ बनी हैं और इन समितियों के माध्यम से किसान का विकास होगा। वो खेती में लगने वाले इनपुट समितियों के माध्यम से दिए जाएंगे और समितियों के माध्यम से किसानों को कर्जा दिया जाएगा और समितियाँ ही पूरा संचालन करेंगी, जैसे इन्होंने अब बात की है। लेकिन आपको बता दें कि ये समितियां चलाने वाले यही चंद्र लोग होते हैं। जो समाज के चालाक लोग हैं वो छोटे किसानों को मेंबर बनाएंगे, फिर वो छोटे किसानों का अनाज, अरे वहाँ तो हम लेके गए तो वो हमारा अनाज फेल हो गया पूरा। हम लेके गए थे बिहार, हम लेके गए थे उड़ीसा, यहाँ से पूरे क्षेत्र का अनाज लेंगे इनके अगर मंशा के अनुसार, और वहाँ से कहेंगे कि वो तो वहाँ रिजेक्ट कर दिया, तो उसको लाते क्या करते, हम भी फिर एक बार भाड़ा फिर देते। तो इसलिए हमने उसको फेंक दिया वहाँ।
इस किसान को कुछ नहीं मिलेगा। गांव में असली किसान जो है वो किसान जिस व्यवस्था में है, इसमें बेहतरी करने के लिए किसानों के साथ बैठते अगर कानून लाना था, क्योंकि ये कानून, खेती जो है राज्य का मामला है, ना राज्य से पूछा गया ना तो कहीं व्यवस्था में पूछा गया। तो ये जो इनका केवल छलावा है, ये इस तरीके से व्यू बना रहे हैं कि आप इससे कहीं मतलब ऐसा व्यू बनाइए कि लौट के जैसे कह दिया कि कोई संगठन या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जो समझौता इनका होगा उसमें कोई धरना प्रदर्शन भी आप नहीं कर सकते हैं। तो जब धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे और केवल एसडीएम के यहाँ इसकी अपील होगी। हमारी अगर क्वालिटी फेल कर दिया तो हम केवल एसडीएम या डायरेक्टर के यहाँ 2 जगह पर हम अपील कर सकते हैं। तो अब आप बता दो कि एसडीएम आज के पीरियड में, एसडीएम तो था हरियाणा में भी गोली चलवाया है, और एसडीएम किसकी सुनेगा? किसी के दबाव में, यानी सरकार, और ये जो सरकार के गुर्गे हैं, और या जो अटैची आती है। क्या ये मामूली किसान जाएगा जिसका 5 कुंटल धान फेल कर दिया तो वो धान के 5 कुंटल धान दे दे, उससे ज़्यादा तो वो अटैची दे देगा। और जब एक किसान का फेल करेगा तो सारे सब अपने आप लाइन में खड़े हो जाएंगे कि भैया इसको औने पौने किसी भाव में निपटा लीजिए। तो उसका निपटारा उनके जो लोग गुर्गे होंगे, जो स्पॉन्सर आएंगे ना, उनके जो मतलब प्रायोजित जो टीम होगी वो कहेगी कि भाई देखिए इस पे काम नहीं चलेगा, हमने तुमको खेती के लिए पैसा दिया था, हमने कांटेक्ट किया था और तुम हमको माल नहीं क्वालिटी दे पा रहे हो। तो एसडीएम से वो खुद मिल कर के, अभी हम 3 साल पहले की घटना बता दें कि गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने आलू का करार किया था, यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, और जिसमें उसने छल्ला दे दिया और छल्ले के बाद कहा इसमें तो तुम आंखें ऊपर निकल आई हैं, इसमें आंखें नीचे चली गई हैं। मतलब इस तरीके से बता करके उनके लोग गोल आलू, एकदम जो है गोल गोल आलू चाहिए उनको चिप्स के लिए, तो उन्होंने फेल कर दिया, जबकि उन्हीं का बीज था। अब जब किसान जब फेल किया तो मजबूरी उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसने बाज़ार में सस्ता पस्ता बेच दिया। अब उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने सभी किसानों पे 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया। हम लोग भारतीय किसान यूनियन पूरे भारत में इसके लिए आंदोलन करके और फिर उस कंपनी को झुकाया गया, फिर जा करके वो विड्रॉ हुआ है। तो अभी तो मतलब एक प्रस्तावना है केवल, ये केवल आईना दिखाया जा रहा है, और जिस दिन पूरा प्लेटफार्म तैयार करेंगे उस दिन इस देश का पूरा किसान ये चाह रहे हैं कि जैसे ब्राज़ील में है, जैसे अमेरिका में है, तो उस तरीके से पूरी खेती एक आदमी ले ले, और ये इस देश के लोग जब मजदूर हो जाएंगे तो इनकी आमदनी दूनी करने की कोई बातें नहीं रहेगी, ना इनके हमको गरीबी अमीरी से कोई मतलब बचेगा। तुम्हारी तो वही जो मजदूरी तुमको फार्म पे मिलेगी वही तुम्हारी इनकम होगी। तो ये इनका एक फार्मूला है और ये इनका ठगी का संयंत्र चल रहा है। मतलब किसानों को मजदूर बनाने की, जो छोटे किसान हैं उनको मजदूर बनाने की भी एक तरह से ये कोशिश है। देखिए, किसान ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, क्योंकि खेती में एक रेट होता है और लागत एक जैसी होती है। किसी के पास व्यवस्था बड़ी है, हम छोटे किसान बड़े किसान में जो बांटते हैं, बड़ा किसान क्या पूरा अनाज खा लेता है? वो देश के लोगों के लिए काम कर रहा है और उसको एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है। तो छोटे बड़े की जो ये बात करते हैं, ये तो किसानों में एक बंटवारे, भ्रम पैदा करने। अब जैसे कोरोना काल में इन्होंने एक कानून ले आया चोरी। अब कोरोना काल में ट्रेनें बंद थी, सब कुछ बंद था, इनकी फैक्ट्रियां बंद थी, फैक्ट्रियों से मजदूर भाग रहे थे, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के भूख को, इस देश की लाचारी को किसी ने बचाया है तो किसने बचाया? खेती ने बचाया। और खेती को ये चाह रहे हैं कि हम किसी एक व्यक्ति की जेब में धर दें, तो ये अपने आप भूखों से मर जाएंगे। इससे इनके कई काम बनेंगे, क्योंकि आबादी भी नियंत्रण हो जाएगी और लोगों के मतलब नौकरी देने की तो बातें ख़त्म है, ये पढ़े लिखेंगे है ही नहीं, क्योंकि इनके बच्चों को पालना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी फैक्ट्री में बच्चे से लेबर सहित सब काम करेंगे, काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब देखेंगे कि लेबर हमारी महंगी पड़ती है तो ये बड़ी बड़ी मशीनें ले आएंगे, जो आज जैसा कि अन्य देशों में हो रहा है। तो जो आज षड्यंत्र चल रहा है, ये 85% लोगों को इकनॉमिक तौर पर गुलाम बनाने की साजिश चल रही है।